गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कैली ग्रुप के एक दूसरे नई दवा का पढ़ने जा रहे हैं, जिसे जो कि पोटासियम सल्फेट कहते हैं और इसे हम लोग कैली सल्फ के नाम से जानते हैं। छात्रों, हम लोगों ने कैली के समय में देखा था, जब हम लोग पोटासियम के विषय में ग्रुप स्टडीज कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि पोटासियम का हम लोगों के लाइफ में कितना महत्व है और हमारे जीवन को कितना यह प्रभावित करता है। इसी पोटासियम का जब सल्फर से का कंपाउंड बनता है तो इसे हम लोग पोटासियम सल्फेट बोलते हैं। और ये सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है, एक्रेनाइट या एक्रेनिकली, और पोटास ऑफ सल्फर भी माना जाता है। तो कई एक नाम है। यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि केमिकल फार्मूला K2SO4 है। K2SO4 ये वाइट कलर का वाटर सॉल्युबल सॉलिड होता है, सॉल्युबल वाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि पानी में सॉल्युबल है। और ख़ास करके ये फर्टिलाइज़र के रूप में इसका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, जिससे कि पोटासियम और फास्फोरस दोनों, पोटासियम और सल्फर दोनों का ये सभी वनस्पति को मिल पाए। ये पोटासियम सल्फेट को लोग सदियों से जान रहे हैं और करीब करीब 14th सेंचुरी में लोगों ने इसका विशेष अध्ययन किया था, पोटासियम सल्फेट को, K2SO4 जिसको हम लोगों ने कहा। और इसका जो अध्ययन है ग्लोबर के द्वारा, बॉयल्स के द्वारा और टैचिनियस के द्वारा 17वीं शताब्दी में हो चुका है। तो ये बहुत ही पुराना प्राचीन केमिकल सब्सटेंस है जिसकी की जानकारी हम लोगों को हो चुका है। और इसका नाम जो है एक्रोनी या सॉल्ट डुप्लीकेटम भी बोला जाता है। इसे सॉल्ट डुप्लीकेटम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह एसिड सॉल्ट का अल्कली सॉल्ट के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। तो एसिड और अल्कली का कंबाइंड सॉल्ट होने के कारण इसे एक्रोनी या सॉल्ट डुप्लीकेटम, यानी कि अल्कली और सॉल्ट का दोनों का, एसिड का, अल्कलाइन और एसिड दोनों का समावेश इस केमिकल सब्सटेंस में पाया जाता है, इसलिए सॉल्ट डुप्लीकेटम भी इसे बोला जाता है। इसको विट्रोलिक टार्टर या ग्लासर सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है और सॉल्ट पॉलिस्ट्रियम ग्लासरी का भी नाम से दिया गया है। ग्लासर जो क्रिस्टोफर ग्लासर थे, इन्होंने इसे मेडिसिनल यूज के लिए बनाया था, इसीलिए इसे हम लोग पॉलिस्ट्रियम ग्लासरी भी इसको हम लोग नाम से जानते हैं। छात्रों, ये प्राकृतिक रूप से सल्फेट के रूप में, अल्कलाइन के रूप में बहुत रेयरली ये पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में ये काफ़ी स्टॉसफोर्ड सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये सॉल्ट जो है सो सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन के पश्चात प्राप्त किया जाता है, खास करके मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम से एक्सट्रैक्ट करके पोटासियम सल्फेट को तैयार किया जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सब्सटेंस है। आपने देखा कि वनस्पति विज्ञान में फर्टिलाइजर के रूप में, यानी कि पौधों के खाद्य पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है और प्राकृतिक रूप से यह हमेशा उपलब्ध है। इसकी खोज और केमिस्ट्री की जानकारी धीरे धीरे लोगों को ज्ञात हुआ और यह हम लोगों का मुख्य विषय बनता चला गया। इसका जो प्रैक्टिकल यूज है, जो मैंने जनरल यूज है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज किया जाता है और ख़ास करके तंबाकू और कुछ फल होते हैं और कुछ सब्जियां होती हैं, उसमें जहाँ की पोटासियम की कमी होती है, जिस ज़मीन में क्लोराइड की कमी होती है इरिगेशन वाटर में, तो वहाँ पर
इसे फर्टिलाइजर के रूप में दिया जाता है। इसका क्रूड सब्सटेंस जो होता है, ये पोटासियम सल्फेट का क्रूड जो है, उसको ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शीशे के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम में लाया जाता है। और ये फ्लेयर को घटाने के लिए, ग्लास के फ्लेयर को घटाने के लिए भी इसका काम में लाया जाता है। और ब्लास्ट मीडिया में सोडा को ब्लास्टिंग के रूप में, वाटर सॉल्युबल पोटासियम के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। पोटासियम सल्फेट को क्रायोटेक्निक इन कॉम्बिनेशन विथ पोटासियम नाइट्रेट पर्पल फ्लेम को जनरेट करने के लिए भी, अगर कॉम्बिनेशन पोटासियम नाइट्रेट के साथ में पोटासियम सल्फेट को जलाइएगा तो पर्पल फ्लेम आपको उससे प्राप्त होगा। इसका जो मेडिसिनल यूज है वह खास करके पोटासियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कॉम्बिनेशंस को कोलोन को, माने बाउल सिस्टम को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके सफाई के लिए किया जाता है। खास करके कोलोनोस्कोपी के पहले इसके होल को वहाँ पर दिया जाता है जिससे कि उसकी सफाई हो जाए और आपका जो कोलोनोस्कोपी का अध्ययन है वह आसानी से हो सके। और ये चूँकि इससे डायरिया क्रिएट होता है, ये दोनों मिलकर के डायरिया क्रिएट करता है, तो यह कोलोन को साफ करने में इसका काम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इससे यह भी आप जान रहे होंगे कि पोटासियम सल्फेट का डायरिया में कितना रोल हो सकता है, यानी कि कोलोन के एरिया में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। ये हम लोगों को, इस बात से हम लोगों को जानकारी मिलता है। एक चीज़ और है, इसे कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए भी बड़ा मददगार है। और डॉक्टर सुसलर, जो कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फादर माने जाते हैं, इन्होंने पोटासियम सल्फेट को ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र करने के लिए स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन को लेकर के ट्रांसफ़र करने के काम में, माने रेस्पिरेटरी सिस्टम से म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचाना और स्किन तक पहुंचाने का काम पोटासियम सल्फेट के माध्यम से किया जाता है, हो जाता है। ये पोटासियम सल्फेट का जो येलो म्यूकस और डिस्चार्जेज होता है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके ठंड लग जाने पर, खांसी के समय में, साइनसेस में, कान के कॉन्जेशंस में और वेजिनल इरिटेशंस और डायरिया में पोटासियम सल्फेट का यूज किया गया है। और होम्योपैथिकली भी इसे इस रूप में हम लोग यूज करते हैं। यह पोटासियम सल्फेट को कहा जाता है कि वैसे व्यक्तित्व जो कि इरिटेबल और बहुत जल्दीबाज टाइप के होते हैं, जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो इनके अंदर में एक इरिटेशन आ जाता है और ये एंटीसिपेटरी फियर से सफ़र करते हैं और थकावट जल्दी आ जाता है। काम को देख कर के ही थकावट आ जाना की प्रवृत्ति होती है, उसको हम लोग चूँकि वह सडन सप्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है और इससे इनके अंदर में एक थकावट का एहसास होता है और जिसके कारण पोटासियम सल्फेट जो है सो काफ़ी मददगार होता है हम लोगों को इसको ठीक करने के लिए। इसके इफेक्ट्स जो हैं सो कैटवेल होते हैं, यानी कि आपको म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं और इसे थिक येलो और ग्रीनिश पस डिस्चार्ज होते हैं जहाँ जहाँ भी मेम्ब्रेन हो, और कभी कभी पानी के जैसा भी यह डिस्चार्जेज इसके होते रहते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं, अधिकांश सिम्टम्स इसके शाम के समय में बढ़ते हैं। शाम के समय में, संध्या के समय में इसके कष्ट ज़्यादा बढ़ते हैं, उस समय में थकावट ज़्यादा हो जाता है। और रोगी जो हैं सो आपको खास करके खुले हवा और ठंडे हवा का इनकी चाहत होती है, जिससे इनके कष्ट आराम होते हैं ओपन एयर में और कूल एयर में। ठीक है ना। तो ये पोटासियम सल्फेट हम लोगों के लिए एक उपयोगी तत्व के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है। और अभी गर्मी का मौसम है
आप लोग या ठंडे के मौसम में कभी भी जब काफ़ी मेहनत करने के बाद में पूरा शरीर गर्म हो जाता है और तो उस समय में इसके कष्ट जब बढ़ते हैं और वह मोशन से आराम मिलता है, उसके बाद भी मोशन से आराम मिलता है, वहाँ पर आपको पोटासियम सल्फेट का उपयोग बहुत ज़्यादा है। आपको हम लोगों ने देखा था कि कैली ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं वो बड़ा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ये काफ़ी रेगुलर, प्रॉपर और डाउन टू द अर्थ होता है और मॉरलिटी के ऊपर में विशेष ध्यान होता है। छात्रों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉरलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कैली ग्रुप के में अलग अलग ढंग से पाया जाता है। और कैली सेल्फ में जब ये आता है यह तो मॉरलिटी इस हद तक बढ़ जाती है, वह रोगी बहुत जिद्दी और एक हेड स्ट्रॉन्ग टाइप का पर्सन कहलाता है। यानी कि उस चीज़ के लिए उससे समझौता करने इसके लिए संभव नहीं होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स है कैली ग्रुप के सभी मेडिसिन में सबसे ज़्यादा जिद्दी व्यक्ति माना गया है। कैलीफॉस को हम लोगों ने देखा था, कैलीम्यूर को देखा था, उन सभी से यह कैली सेल्फ जो है सो अत्यधिक जिद्दी व्यक्ति के रूप में है और इनका जिद जो है सो हमेशा सही चीज़ के लिए होता है। ये किसी विषय के लिए लड़ते हैं, किसी विषय के लिए अपना पक्ष रखते हैं जो कि वास्तविकता हो, जैसे अभी गरीबी का आधार हो या समाज में हो रहे कुरीतियों का आधार हो, कोई ना कोई एक आधार लेकर के ये एक अपने उसके लिए काफ़ी अपने उसके लिए लड़ाई करते हैं, उसके लिए समाज में काफ़ी उसके आवाज़ उठाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपका कैली व्यक्तित्व कहलाता है। तो कैली व्यक्तित्व नहीं, मैं कैली सेल्फ की बात कर रहा हूँ। कैली सेल्फ में कैली का जो गुण है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आया हुआ है। यानी कि कैली में हम लोगों ने देखा था कि यह कंजर्वेटिव टाइप का व्यक्ति है। हम लोगों ने यह देखा था कि यह मॉरलिटी के लिए ज़्यादा है, डाउन टू द अर्थ है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये इतना ज़्यादा मोरल वैल्यू है कि यह जरा सा उसके साथ में समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो कैली ग्रुप के पेशेंट कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसके पीछे में यह उस हद तक लड़ सकते हैं ये जहाँ कि इसका जहाँ तक ये आगे बढ़ सकते हैं वहाँ पर उसका कोई सभी लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसीलिए कैली व्यक्तित्व को हम लोग रिवॉल्यूशनरी व्यक्तित्व, क्रांतिकारी व्यक्ति भी बोलते हैं, है ना। इस तरह के व्यक्तित्व काफ़ी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट टाइप के पर्सनैलिटी कहलाते हैं। लेफ्टिस्ट या कहने का मतलब होता है कट्टरवादिता इनके अंदर में काफ़ी कूट करके भरा हुआ होता है। और लेकिन वह कट्टरवादिता किसी मतलब के लिए नहीं है। मतलब सिर्फ इतना ही है कि वह किसी आदर्श के लिए है, किसी फैक्ट के लिए है, किसी रियलिटी के लिए है। तो छात्रों, इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कैली ग्रुप के पेशेंट्स को देखने के लिए ये बात को देखें और कैली सेल्फ को देखने के लिए कट्टरवादिता को हम लोग दिमाग में रखें, है ना। कैली को कट्टरवादिता बनाने में सल्फर का बड़ा रोल है। कैली तो कट्टरवादी है ही, लेकिन सल्फर के पास में इतना डायमेंशन है, इतना उसके साथ में जब ये सल्फर के साथ में जुड़ जाता है तो सल्फर और भी विचारधारा को विस्तृत कर देता है, फिलोसॉफिकल बना देता है और इसको काल भी जिद्दी बना देता है। जो व्यक्ति जितना सच्चाई को जानेगा उसके पीछे में उसकी आस्था बढ़ती जाएगी। और सल्फर जो कि एक खोजी व्यक्ति होता है, सल्फर को हम लोग कहते हैं फिलोसफर होता है, खोजी व्यक्ति है और हमेशा चिंतन करने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होती है। और जो आदमी चिंतन जितना ज़्यादा करेगा उसको उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है ना। चिंतन जितना ज़्यादा करेगा उतना ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सल्फर जब इस कैली को मिल जाता है तो उसके पास में एक मार्गदर्शक हो जाता है, उसको नए रास्ता बताने के लिए, उसके डेप्थ में ले जाने के लिए कैली सेल्फ। इसलिए कैली सेल्फ के पेशेंट को हम लोग डीप एक्टिंग पेशेंट भी बोलते हैं। यानी कि यह मेडिसिन जो है जो काफ़ी डीप एक्टिंग है और आपको सिफिलिटिक लेवल तक भी ये बहुत अच्छा काम करता है।
है ना। आपके ऑर्गेनल में आपने पढ़ा होगा कि रोग का लेवल जो है सो सोरिक है, साइकोसिस है, सिफिलिटिक है, और सिफिलिटिक बहुत डीप तक जाता है, जो कि टिश्यू स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चरल पार्ट को डैमेज करता है। तो उस हद तक यह कैली ग्रुप, कैली सल्फ जो है, इसलिए कैली सल्फ को डीप एक्टिंग मेडिसिन के साथ में यह डीप टिश्यू पैथोलॉजी के अंदर में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो डीप टिश्यू पैथोलॉजी इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है जहाँ की कैली सल्फ की चर्चा की जा सकती है। इन सब के बाद में भी कैली सल्फ जो है सो एक स्वयं नहीं, क्योंकि सल्फर इंडिकेट करता है मस्तिष्क को, इंटेलेक्ट को, तो यह मानसिक स्तर पर इतने ज़्यादा ये उत्साहित होते हैं, इतने ज़्यादा अलर्ट होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है सो इनका नेग्लेक्टेड होता है ना। इसीलिए फिजिकल स्ट्रक्चर पर इनमें लेजीनेस और इंडोलेंस दिखाई पड़ेगा। शरीर से इनको आलसपन महसूस होगा, लेकिन मन जो है सो हमेशा ये होगा। सो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके शरीर और मन के बीच में एक दीवार खड़ा हो जाता है, और जिसके कारण इनके अंदर में जो परेशानियाँ होती हैं वह फिजिकल लेवल पर काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। वह इतना परेशान हो जाता है कि वह सिफिलिटिक स्ट्रक्चर तक पहुँच जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल डैमेज होने तक पहुँच जाता है। इसीलिए कैली सल्फ आपके मेट्रिया मेडिका का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में हम लोगों के सामने में है। यह इम्पेशेंट पेशेंट है, यानी कि धैर्य नहीं होती है, और थोड़ा सा भी ये समझौता नहीं करने के कारण ये किसी भी बात को समझाने पर नहीं समझते हैं, और उससे और भी इनका कष्ट जो है तो बढ़ जाता है। अगर कहीं कोई बात हो रही है और वहाँ पर अगर कोई समझाने का कोशिश करता है तो कैली सल्फ उसको समझते नहीं है, बल्कि अपनी बात को पड़े रहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमेशा एंक्सस, चिंतित व्यक्तित्व है, जो कि खासकर शाम के समय में बढ़ जाता है, और जीवन के प्रति निराशा का भाव लेकर के होते हैं, क्योंकि चिंता और एंग्जाइटी दूसरों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, तो ऐसा व्यक्तित्व चिंतित रहेगा ही, और इनके अंदर में गुस्सा भी फूट फूट करके बढ़ा होता है, जो कि हर एक इनके बीमारी के अवस्था में आप इनके गुस्सा को, क्रोध को भी देख सकते हैं, और हमेशा इस कारण से अपने आप को दोषी भी ठहराते हैं। अपने आप के प्रति दया की भाव भी आती है कि मैंने दूसरे के लिए इतना किया, मेरा शरीर मेरा नष्ट होता चला जा रहा है। तो कंप्लेनिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी, ओन बॉडी, बट सपोर्टिंग द इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द लाइफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्टरी फीचर जो कि आप इसमें पाते हैं। यह वार्म ब्लडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। वार्म ब्लडेड आप समझ रहे हैं, जो कि ठंडा, इसके जो सभी कष्ट जो है सो गर्मी से बढ़ते हैं और ठंडे से आराम मिलता है। ये गर्म जगह रूम में नहीं रह सकते हैं, किसी भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। गर्म हवा, गर्म रूम, कपड़े से ढाकर रहना इनको बर्दाश्त नहीं होता है, जो कि सल्फर का कैरेक्टर है। सल्फर को कहते हैं कि अनकवर्स करता है। ठंडे के मौसम में भी बच्चे को चादर उड़ा दीजिए तो वह उड़ा फेंक देता है। इसके कष्ट मोशन से आराम मिलते हैं, और खास करके वॉकिंग इन द ओपन एयर, इसके कष्ट जो है सो आराम मिलेंगे। इनके डिस्चार्जेज हम लोगों ने पहले देखा था, प्रोफ्यूज येलो डिस्चार्जेज है, चाहे वह डिस्चार्ज कहीं से भी हो, ठीक है ना, चाहे वह डिस्चार्ज कहीं से भी हो, वह प्रोफ्यूज येलो होगा। लिकोरियल डिस्चार्ज है, म्यूकस, नेजल म्यूकस डिस्चार्ज है। आपको पसीने का जो रंग है ये आपको काफ़ी मात्रा में होगा, पसीना काफ़ी होगा, और कपड़े पर वह जो है सो पीला दाग छोड़ देगा। यह कैली सल्फ का एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, जो कि हम लोग अपने पेशेंट के सामने में देख सकते हैं। छात्रों, मैंने जो बताया कि प्रोफ्यूजनेस,
तो प्रोफ्यूजनेस का मतलब कि अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में, हर एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में, पसीना ज़्यादा, रंग ज़्यादा, तो इसके पसीना जो है सो बहुत आसानी से होता है, बहुत जल्दी निकलने लगता है, और इस तरह के पेशेंट जो है सो इमीडिएटली पसीने आ जाते, पूरा शरीर पर टप 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 पानी चूना शुरू कर देता है। तो हम लोगों को यह ध्यान में इस दवा के विषय में यह सोचना पड़ेगा। या और जितना प्यास, जितना पसीना निकलेगा शरीर से पानी घटेगा, और शरीर से पानी घटेगा तो पानी की चाहत होगी। तो कैल्शियम सल्फर के जैसा ही थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, यानी कि पानी पीने की इच्छा होती है। ब्रायनिया के जैसा ही ये काफी पानी पीना चाहता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और हमेशा ये थर्स्टी रहता है, क्योंकि हमेशा इसमें स्वेटिंग टेंडेंसी, पसीना का टेंडेंसी बना रहता है। एक तरफ से पसीना निकलता है, दूसरे तरफ से पानी इनको चाहत होती है। यह एक थर्स्टी व्यक्तित्व है, प्यासा व्यक्तित्व है, जो हमेशा पानी की खोज में रहता है और पानी को शरीर से निकालता है, स्टोर नहीं करता है। यह परस्पायर होकर के, पसीना से, यूरिन से, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये सारे लक्षण होंगे। तो अगर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के साथ में प्यास अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि शायद यह कैल्शियम होगा। अगर बहुत ज़्यादा पसीने निकल रहे हैं और उसके साथ में प्यास बहुत ज़्यादा है तो आप सोच सकते हैं कि यह कैल्शियम हो। तो छात्र, सिम्टम्स को कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, सिम्टम्स को, लक्षणों को कैसे इंटरप्रेट करोगे, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करने की आदत सीखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जो सिम्टम्स बताता हूँ वह रोगी में किस तरह से आप देखिएगा, इसका आप इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से ही समझ पाइएगा। तो यह इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह के व्यक्तित्व को मिठाइयों से बड़ा प्रेम है, ये सभी तरह के मीठा खाना चाहते हैं, और अंडे से इन्हें अवर्सन है, ये अंडा इनको प्रिय नहीं है, ये उससे नफरत होता है, ठीक है ना। इनके जो ड्रीम्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स, इसके कैल्शियम में ड्रीम्स बड़ा प्रोमिनेंट होता है, सपने, है ना, और सपना खास करके डरावना, है ना, वैसा सपना जो डर पैदा करता है, डरावना, घोस्ट का, भूत का, मृत्यु का, चोरों का, मर्डर का, है ना, जो वायलेंट नेचर का होता है ना, वायलेंट नेचर का होता है, ये सपने इनको बार बार आते हैं। तो ऑल फ्राइटफुल टाइप ऑफ द ड्रीम्स, ऑल फ्राइटफुल टाइप ऑफ द ड्रीम्स, व्हाई? बिकॉज कि माइंड इज फुल ऑफ द एंजाइटी, दूसरों के लिए, और हमेशा चिंतित है, नेगेटिविटी आती रहती है, वह सपने में नेगेटिविटी के रूप में दिखलाई पड़ता है, और जब जगे हुए होते हैं तो वह कॉन्शियस अवस्था में पॉजिटिव होते हैं और लोगों को जब मदद करते हैं, लेकिन एक भीतर में भय भी भीतर में बना रहता है, वह सपनों में वह भय निकल करके आता है, तो वह डरावना सपना के रूप में निकल के आता है। तो भीतर की बातें जो सपने में निकल करके आती हैं, वह बाहर का जो उनका व्यक्तित्व है उससे थोड़ा सा उसे अलग होता है। तो छात्रों, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए और आपको इस दवा का महत्व समझ में आएगा, है ना। इस दवा का महत्व आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्यों ऐसा होता है। इनके जो स्किन है, आप देखिएगा, बड़ा रुखड़ा टाइप का होता है, ड्राई होता है, और उस पर थोड़ा सा इचिंग होता रहता है। तो ऐसा, और ऐसे भी सभी कैली का जो कैरेक्टर है स्किन का या उसका कम्प्लेक्शन है, वह डार्क कम्प्लेक्शन का है ना। हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था कैलीज के समय में कि कैलीज के जो कम्प्लेक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी का और इस चमड़े का, वह जो है सो कोर्स होता है, ड्राई होता है और इची होता है, तो वह रफ होता है, यानी कि एकदम स्मूथ नहीं होगा। तो वैसा व्यक्तित्व आपको स्किन पर भी देख करके, रोगी को देख करके भी आप है, स्ट्रक्चर को देख करके भी पता लगा सकते हैं। कहा जाता है यह दवा पल्सेटिला का कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, यानी कि पल्सेटिला के बाद में, पल्सेटिला जहाँ पूरा काम नहीं कर सकता है उसके कंप्लीट, यानी तो पल्सेटिला का जो लेवल है काम करने का, वह एक
सोरिक लेवल पर तक काम किया, माने कि ऊपर लेवल पर काम किया, लेकिन डीप स्तर में जब पल्सेट्ला नहीं जा पाता है जिन रोगियों में, तो वहाँ पर डीप लेवल पर जाने के लिए कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में कैलीसल्फ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। कभी कभी हम लोगों को मेट्रिया मेडिका में ऐसा प्लान करना पड़ता है और एक दवा देने के बाद में वह दवा कहाँ तक काम किया और काम करने के पश्चात हमें उस काम को पूरा करने के लिए हमें किस तरह की दवाई देनी है। तो हमेशा जो दवा कम्प्लीमेंट्री दवा सोचने के समय में एक बात हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह दवा जो है पहली वाली दवा से थोड़ा सा डीप एक्टिंग हो, उसकी गहराई और भी ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने देखा कैलीसल्फ तो डीप एक्टिंग है, इसलिए यह पल्सेट्ला को लोगों ने जो अध्ययन किया बताया फिजिकल लेवल पर, वहाँ पर ये कंप्लीट रिलीफ देने में पल्सेट्ला जो है सो ये कैलीसल्फ जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। तो छात्रों अध्ययन करते समय में चिंतन भी करिए। दवा जब आप पढ़ते हैं खुद से, मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय में नहीं, उसमें मेरी बातों को सुनिए और जब स्वयं पढ़ने बैठते हैं तो उसको देखिए कि रोगी उसको कैसे बोलेगा। तो यह रोगी दवा जो है सो आपका आत्मसात कीजिएगा, आपके गहन में बैठ जाएगा। इसे बैठाने की बात है, इसे समझने की बात है, केवल सोचने के से नहीं होगा, है ना। इसके जो पेन होते हैं वह स्टिचिंग, चुभने वाला और लगता है कि तोड़ रहा है, अल्सरेटिव पेन होते हैं। कैलीसल्फ के पेन जो हैं स्टिचिंग मतलब चुभने वाला और टीयरिंग मतलब तोड़ने वाला जैसा दर्द, लगता है कि टूट रहा है, इसे मटोड़ करके तोड़ा जा रहा है, तो उस तरह का टीयरिंग पेन है। कहीं पर भी देख लीजिए, मैं जगह नहीं बता रहा हूँ, जगह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये जनरल सिम्टम्स के रूप में कैलीसल्फ में आपको दिखलाई पड़ेगा, चाहे वह पैरों में हो, ग्लैंड्स में हो, मसल्स में हो। और यह पेन जो है सो वॉन्डरिंग नेचर का होगा, है ना। पेन जो है सो वॉन्डरिंग नेचर का जगह होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर यह जाएगा, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी यहाँ पर है। और पल्सेट्ला टाइप का कैरेक्टर है, पल्सेट्ला में भी आपको वॉन्डरिंग पेन होता है, इसलिए इसको हम लोग पल्सेट्ला से भी हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं। पेन जो है सो मोशन से अम्लरेट होता है, पल्सेट्ला का पेन भी मोशन से अम्लरेट होता है, ठीक है ना। वॉकिंग से अम्लरेट होता है, ओपन एयर में अम्लरेट होता है, पल्सेट्ला भी ओपन एयर में। इसलिए बहुत कुछ ये कम्प्लीमेंट्री के रूप में हो सकता है। मैं होता हुए ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि होता है तब जबकि कंप्लीट टोटलिटी आएगा। हो सकता है इस समानता के आधार पर यह पल्सेट्ला का कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो सकता है, और होता ही है ऐसा दिमाग में कभी मत लाइएगा, क्योंकि इससे सिमिलर और भी दवाइयाँ आपको मेट्रिया मेडिका में होगा। पेन में जो स्टिचिंग है, टीयरिंग है, उसके साथ में बर्निंग है, कटिंग है, जर्किंग आपको बहुत बेहतर रूप से दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। और पूरे शरीर में पल्सेशन, टपकन जैसा महसूस होगा, टच से एग्रेवेशन होगा, और बहुत सारे सिम्टम्स सो करके उठने के बाद में कभी सिर में दर्द हो रहा, ये हो रहा, कई एक सिम्टम्स एक साथ में दिखलाई पड़ेगा। ऐसे कंडीशंस को हम लोग कैलीसल्फ के माध्यम से जानते हैं। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ठंडा हाथ, कोल्ड हैंड एंड फीट्स एंड पेन। जब दर्द है तो उस समय में हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। एन ऑडिएबल रैटलिंग इन द चेस्ट, छाती में खड़खड़ाहट जो कि आपको आवाज से सुन सकते हैं, खास करके बच्चों में जो रात में सोते हैं और उस आवाज के कारण आपकी नींद टूट जाती है, बच्चे की नींद टूट जाती है। इसके जीभ का रंग, है ना, ये कैली ग्रुप के हर एक पेशेंट के में हर एक मेडिसिन में जीभ का रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह कैलीसल्फ का जो जीभ का रंग है वह कोटिंग जो है सो येलो कलर का होता है। इसके पेन जो है आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस और गाउट, रिमेटिक कंडीशंस में आप देखिएगा वो वॉन्डरिंग पेन के रूप में दिखलाई पड़ेगा, जो गर्म से आराम होता है, एग्रीवेट करता, पेन एग्रीवेट करता है गर्म से, और कोल्ड और मोशन से उसका कष्ट जो है सो आराम मिलता है। इसके जनरलिटी चेंज ऑफ वेदर से इसका कष्ट बढ़ता है,
है ना, और कोल्ड टू वार्म, ठंडे से गर्म, ठंडे से मैंने अब ठंडे का मौसम, ये कौन सा मौसम हो गया, ठंडे से गर्म, स्प्रिंग मौसम में यानी वसंत ऋतु में कैलिसल्स के लक्षण जो हैं सो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा इसके एपिथेलियल टिश्यू पे और ग्लैंड्स रीजन में इस दवा का अत्यधिक प्रभाव है, या काफ़ी प्रभावी प्रभाव को देखा जा सकता है। लक्षण आपको एपिथेलियल टिश्यू पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन वगैरह पर काफ़ी दिखाई पड़ेगा, और साथ ही ग्लैंड्स में भी इसके रोल आते हैं। इसलिए ग्लैंडुलर कैंसर, ग्लैंडुलर अल्सरेशंस, और जहाँ भी ग्लैंड्स की आती है, जैसे आप टॉन्सिल भी आपका है, उसमें भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके मॉडलिटी जो हैं सो गर्म से बढ़ता है, रूम गर्मी से, या रूम में, हवा में, नॉइज से, कॉन्सुलेशन से, इवनिंग में, और आफ्टर खाना खाने के बाद में। इसके कष्ट जो है सो ठंडे पानी, हवा से आराम मिलते हैं, चलने से आराम मिलते हैं, और थकावट होता है, और थकार होने से भी आराम होता है, और डिस्चार्जेस से, फ्लेटस के डिस्चार्जेस से भी इसके कष्ट में आराम मिलता है। कैलिसल को हॉट ड्रिंक्स पसंद नहीं है, ब्रेड पसंद नहीं है, एग्स पसंद नहीं है, और ये हॉट फूड और मीट खाना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें ठंडे पानी, पेय पदार्थ अच्छा है, खाना भी ठंडा चाहिए, मीठा अच्छा चाहिए, और खट्टा इनको अच्छा लगता है। इनके कष्ट जो है सो अंडे से बढ़ जाता है, और अंडा ये खाना पसंद नहीं भी करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, विस्तृत जानकारी से मैंने देखा, और हम लोगों ने आज इस दवा का जो सेंट्रल पॉइंट है वह है मेंटल में ऑब्स्टिनेट एंड हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत जिद्दी व्यक्तित्व है ना, बहुत जिद्दी व्यक्तित्व, साथ में इंडोलेंट बॉडी एंड लेजी बॉडी, है ना, काम नहीं करने का, और लेजीनेस इसमें है। वार्म ब्लडेड पर्सन्स हैं, जो कि ओपन एयर से आराम मिलता है और गर्म से कष्ट बढ़ता है। डिस्चार्जेज प्रोफ्यूज येलो कलर के होंगे, और इनको एग से एग्रेवेट भी करता है, और एवर्सन भी है, और स्वीट्स के लिए इनको काफ़ी डिजायर है, और कंप्लेंट्स ऑफ द कोल्ड हैंड्स एंड द फीट, कष्ट के समय में हाथ पैर ठंडे हो जाना, दर्द के समय में हाथ और पैरों का ठंडा हो जाना, यह कैलिसल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। तो छात्रों, आज आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण मेट्रिया मेडिका के मेडिसिन को देखा, जो कि बायोकेमिक में सुसलर का भी एक प्रमुख स्थान है। सुसलर ने भी इसे काफ़ी महत्व के साथ में यूज किया, और होम्योपैथी में बोरलैंड ने इसके ऊपर में काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं, और भी कई एक ऑथर्स ने इसके विषय में बात लिखा है, कंप्लेंट किया। आपके मेट्रिया मेडिका में इसका एक प्रमुख स्थान इसलिए भी आ जाता है क्योंकि हर एक कैली मेडिसिन का हम लोगों के मेट्रिया मेडिका में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, खास करके कैली सल्फ, कैली म्यूर, कैली फॉस इत्यादि दवाई जो हैं सो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके डे टू डे प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको आपको देखने को मिलेगा। तो छात्रों, ये सब इस दवा को के साथ में हम लोगों ने एक साथ में होम्योपैथी और बायोकेमिक, इसके होम्योपैथिक गुण और बायोकेमिक गुण आप होम्योपैथिक ढंग से भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बायोकेमिक ढंग से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जो जितनी भी बायोकेमिक की दवाइयाँ हैं उनको अगर आप होम्योपैथिक ढंग से पढ़िएगा तो आप उसका इस्तेमाल दो तरह से कर सकते हैं, होम्योपैथिकली और बायोकेमिकली। तो इन सब चीज़ को दिमाग में रख करके पढ़ाई करते रहिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण अध्ययन होगा। और मेट्रिया मेडिका को इसी तरह से आत्मसात करने का है। मेट्रिया मेडिका जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय में इस बात को दिमाग में रखना पड़ता है कि वह दवा खाली पढ़ना नहीं है, उसमें चिंतन भी जो है उसका लॉजिकली कैसे कैसे अप्लाई करें किया जा सकता है, कहाँ उसको देख सकते हैं। रोगी आएगा तो किस जगह का रोगी कैसे किस ढंग से उस बात को आपके सामने में रखेगा, क्योंकि हर एक का व्यक्तित्व अलग है। तो व्यक्तित्व अलग है तो अपने अपने ढंग से रखेगा, और चीज़ आपका ही है, इस चीज़ को वह कैसे रखता है उसका मीनिंग तो यही होता है। चाहे आप इधर ये किसी भी ढंग से बोलिएगा तो उसका अर्थ तो घूम फिर करके यही जो आता है
वही हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अध्ययन होता है। तो हम आज इसके साथ में कल के कैली सेल्स के इस अध्ययन को समाप्त करते हैं और हम इसके साथ में कैली के लिए मैं समझता हूँ कि आप और भी दवाई कैली ग्रुप के अपने मेडिका में पढ़िएगा। आने वाले समय में मैंने एक रास्ता दिखलाने का प्रयास किया हूँ जिससे कि आप कैली के में प्रवेश करें और कैली को अध्ययन करें दवा का। मेडिका में जो भी पढ़ाई मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने का मैं कोशिश करता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आपको एक रास्ता मिले दवा कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि दवा को पढ़ते रहना ही एक आपका उद्देश्य है। पढ़ते ही रहना, और जितने भी बार पढ़ेंगे तो इसके एप्लीकेबिलिटी को आप उतना विस्तार में पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने की आदत डालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को आज के लिए शुभकामना देता हूं और मुझे फिर हम लोग अगले क्लास में किसी दूसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन को लेकर चलेंगे। नमस्कार।